हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल टॉक्स। लास्ट क्लास में हमने रेन गेजेस के बारे में स्टडी किया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। तो आज की क्लास में हम रेन गेजेस को ही फर्दर लेके जाएंगे एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क। नाउ मान लीजिए ये आपका एक कैचमेंट एरिया है, राइट? अब इस कैचमेंट एरिया में कितने रेन गेजेस लगने चाहिए ये हम डिटरमाइन करेंगे इस डिज़ाइन ऑफ रेन गेज नेटवर्क में। अब आप बोलोगे कि मैम इस कैचमेंट एरिया में हम एक ही रेन गेज दे दें तो उससे हमें बारिश का पता चल जाएगा ना कि कितनी बारिश हो रही है। तो इसका आंसर ये है कि अगर इस पूरे कैचमेंट एरिया में सेम बारिश हो रही हो, मतलब यहाँ भी 2 mm पर आवर की बारिश हो रही हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मेरा मैं एक रेन गेज कहीं पे भी लगा दूँ और मुझे पता चल जाएगा कि सब जगह वही रेन पड़ रही है। पर मान लो कि यहाँ पे 2 mm पर आवर की बारिश हो रही है, इस जगह पे बारिश हो ही नहीं रही, यहाँ पे 5 mm पर आवर की बारिश हो रही है, पर मैंने रेन गेज लगा दिया यहाँ पे, तो वो कितनी बारिश बताएगा? वो तो 2 mm पर आवर की बारिश बताएगा। वो ये थोड़ा ना बता पाएगा कि यहाँ कितनी हो रही है या यहाँ कितनी हो रही है। इसलिए हमें कैचमेंट एरिया के हिसाब से रेन गेज लगाने पड़ते हैं, ठीक है? और जितनी ज़्यादा मेरी वेरिएशन होगी, मतलब जितना ज़्यादा अलग अलग बारिश हो रही होगी इस कैचमेंट एरिया में, उतने ज़्यादा रेन गेज मुझे लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं लिखती हूँ कि मोर इज़ द वेरिएबिलिटी, जितनी ज़्यादा मेरी वेरिएशन होगी, ठीक है, डेंसर शुड बी दी रेन गेज नेटवर्क, उतने ही ज़्यादा मुझे रेन गेजेस लगाने पड़ेंगे जितनी मेरी बारिश की वेरिएशन होगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि IMD, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या रिकमेंड करता है फॉर द रेन गेज नेटवर्क। तो IMD बोलता है कि अगर मेरा प्लेन एरिया है, मतलब जैसे जो हमारे प्लेन रीजन है नीचे का, अगर मेरा बिल्कुल फ्लैट रीजन है तो उसमें आप 1 स्टेशन फॉर 520 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि मेरा हर 520 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आप एक रेन गेज दे दीजिए, वो सफिशेंट है, ठीक है। एंड वो बोलता है कि अगर मेरे रीजन है फॉर रीजन्स ऑफ एवरेज एलिवेशन, दैट मीन्स कि मेरे जो रीजन्स हैं जिनकी एलिवेशन 1000 मीटर के अंदर अंदर है, जो 1000 मीटर के अंदर अंदर जिनकी एलिवेशन है, उन रीजन्स के लिए आपको रेन गेज हर 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर में देना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा बिल्कुल प्लेन एरिया है जो कि नीचे फिर जो मेरा माउंटेनियस रीजन नहीं है, फ्लैट एरिया है, वहाँ पे आप 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक स्टेशन दे सकते हो। और वो वाले स्टेशंस जो कि थोड़ी सी हाइट पे हैं, जैसे कि 1000 मीटर के अंदर अंदर, वहाँ पे आप हर 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज दे सकते हैं। एंड IMD ये भी बोलता है कि अगर आपका हिली एरिया है, जो कि पूरा पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पे चाहिए कि एक स्टेशन, एक रेन गेज आप दो फॉर 130 किलोमीटर स्क्वायर। देख रहे हो, जितने ज़्यादा मेरी हिली एरिया ऊपर ऊपर जाते रहेंगे उतने ही ज़्यादा मुझे रेन गेज देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा रेन गेज देने पड़ रहे हैं हिली एरिया में, और प्लेन एरिया में मुझे हर 520 किलोमीटर स्क्वायर में ही एक देना पड़ रहा है, और यहाँ पे 130 में ही एक देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे किस में देने पड़े? इसमें, ठीक है, इसमें मेरी डेंसिटी ज़्यादा होगी रेन गेजेस की, ठीक है। IMD ऑल्सो रिकमेंड्स कि मेरे हर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, IMD रिकमेंड्स दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल रेन गेजेस, जितने आप टोटल रेन गेजेस देते हो उनका 10% मेरा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होना चाहिए। मतलब जितने भी रेन गेजेस एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में हैं, उसके 10% मेरे रिकॉर्डिंग रेन गेज होने चाहिए। एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल रेन गेजेस शुड बी ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप।
ना आपको इंडिया का थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इंडिया में टोटल 5472 रेन गेजेस हैं, जिनमें से 572 10% हो गया मेरा रिकॉर्डिंग टाइप है। ये है इंडिया का डाटा, दिस इज डाटा ऑफ इंडिया। 5472 मेरे टोटल रेन गेजेस हैं, उनमें से 572 मेरे अप्रॉक्सीमेटली रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम हमारा जो बेसिक था प्रॉब्लम कि एक कैचमेंट एरिया में मुझे कितने रेन गेजेस देने हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप्स आपको बता देती हूँ। तो आपके जो स्टेप 1, कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस आपको एक जगह पे देने हैं, दैट इज n, इट इज इक्वल टू CV बाय E होल स्क्वायर, राइट। जहां पे CV जो मेरा है, नाउ व्हाट इज n? n इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, मतलब एक कैचमेंट एरिया में कितने रेन गेजेस होने चाहिए, दैट इज माय n। CV is coefficient of variation in percentages and E is allowable percentage error, ठीक है। तो अगर आपको एक जगह पे देखना है कि आपके कितने आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस चाहिए, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के अपने नंबर ऑफ रेन गेजेस एक कैचमेंट एरिया में निकाल सकते हो। जहाँ पे CV को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ध्यान रखिए परसेंटेज के टर्म्स में होता है, एंड मेरा E होता है अलाउबल परसेंटेज एरर। अलाउबल परसेंटेज एरर मतलब कितना आप एरर ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका थोड़ा ज़्यादा एरर आ जाए आपकी कैलकुलेशंस में, तो आपके नंबर ऑफ रेन गेजेस कम आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब एरर कम होना चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब तो अलाउबल परसेंटेज एरर तो आपको हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें परसेंटेज एरर कितना लेना है वो आपको बताया होगा। चलिए अब देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन P बार इंटू 100%, क्योंकि ये परसेंटेज में लेना है तो इसलिए ये परसेंटेज में आएगा। नाउ P बार इज योर मीन वैल्यू of rainfall for existing set of rain gauges। तो मान लीजिए हमें एक्चुअली नंबर ऑफ रेन गेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़े से रेन गेजेस पहले लगा के देखने पड़ते हैं। तो मान लीजिए आपकी एक कैचमेंट एरिया में ऑलरेडी स्मॉल n नंबर ऑफ रेन गेजेस आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। मान लीजिए उसी एरिया में अभी के लिए स्मॉल n नंबर ऑफ रेन गेजेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, पर हमें देखना है कि एक्चुअली हमें कितने लगाने हैं या और उससे ज़्यादा कितने देने पड़ेंगे, ठीक है। तो n मेरे हैं एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेजेस और P बार है आपकी उन्हीं रेन गेजेस का डाटा का मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू इज P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू एंड सो ऑन, उनकी जितनी भी रेन वैल्यू आई सबकी डिवाइडेड बाय n, मतलब मैंने एवरेज मीन निकाल लिया। सो दैट इज P बार। सिग्मा इज योर कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड वेरिएशन, और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ P1 माइनस P बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 PI। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू n अपॉन n माइनस 1 PI स्क्वायर माइनस P बार स्क्वायर, जहाँ पे PI बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन PN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। अब मैंने यहाँ
पे ऑलरेडी आपको बताया है कि स्मॉल n इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस रिक्वायर्ड. सो एडिशनल रेन गेज स्टेशंस मतलब मुझे एक्स्ट्रा रेन गेज स्टेशंस कितने चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस स्मॉल n. चलिए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से. तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा है अ कैचमेंट हैज 6 रेन गेज स्टेशंस इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट रेन गेजेस आर एज फॉलोज. मतलब एक कैचमेंट एरिया में 6 रेन गेज स्टेशन ऑलरेडी लगे हैं और उनका जो एनुअल रेनफॉल है वो कुछ इस तरीके से आपको बताया गया है. ठीक है. नाउ अब वो पूछ रहे हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस हमें कितने देने चाहिए ताकि जो मेरा एरर है फॉर 10% ऑफ एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, एरर मेरा रहेगा 10%. तो मैंने आपको बताया है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस आपके निकलते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू CV बाय E होल स्क्वायर. यहाँ पे E की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 10%. अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो है CV. जो CV का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा बाय P बार इंटू 100. तो सबसे पहले तो हम मीन रेनफॉल चेक करेंगे. मीन रेनफॉल कैसे आएगा, एडिंग 82.6 प्लस सारी जो भी रेनफॉल डेटा आपको दी हुई है उनको आप ऐड करोगे. तो मैं सबको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय दीज आर 6 रेन स्टेशंस, तो डिवाइडेड बाय 6. जब इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 118.6. ठीक है. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू PI माइनस P स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय N माइनस 1. तो ये फॉर्मूला होता है पुटिंग द वैल्यूज. अब इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये आपकी वैल्यू होगी PI मतलब द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 82.6 माइनस मीन आपकी वैल्यू है 118.6 होल स्क्वायर प्लस अब सिमिलरली 102.9 माइनस 118.6 होल स्क्वायर प्लस 110.3 माइनस 118.6 होल स्क्वायर प्लस 98.8 माइनस 118.6 होल स्क्वायर प्लस एक रहेगी 180.3 माइनस 118.6 होल स्क्वायर प्लस 136.7 माइनस 118.6 होल स्क्वायर. इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय N माइनस 1. N है आपका 6 तो 6 माइनस 1 वुड बी 5. जब कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आती है 35.03. Now CV is equals to sigma by P bar into 100%. This is equals to 35.03 divided by 118.6 into 100. This is equals to 29.54%. So N की वैल्यू आपकी आएगी that is CV by E square that is equals to 29.54 divided by 10 square and that is equals to 8.72. तो एक्चुअली हमें कितने 8.72 चाहिए, मतलब हम एक वैल्यू ज़्यादा लेंगे, मतलब 9 नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस आपको चाहिए इस कैचमेंट एरिया पे. पर क्योंकि यहाँ n स्मॉल n 6 है, 6 का डाटा हमारे पास ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा मुझे कितने देने हैं. अगर आपको पूछे एडिशनली और कितने देने की ज़रूरत है दैट वुड बी 9 माइनस 6 इक्वल टू 3. 9 टोटल चाहिए, 6 ऑलरेडी दिए हुए हैं तो एक्स्ट्रा आपको 3 देने की ज़रूरत है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन. नाउ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होती है. नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इज द normal precipitation is the average value of rainfall of a particular date, month or year over a specified 30 year period. For example, अगर आपको कोई बोले कि
आज है डेट मान लीजिए 22 मई 2022, तो मेरी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 22 मई की क्या होगी? मैं 22 मई आज का डेटा लूँगी, जितना भी मान लो P1 है, प्लस मैं पिछले साल का 22 मई का रेनफॉल ऐड करूँगी, प्लस उससे पिछले मतलब ये 2022 सेकेंड 22 मई का हो गया, ये 2021 22 मई का हो गया, ये 2022 22 मई का प्रेसिपिटेशन हो गया। इस तरीके से आप 30 ईयर्स का आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपकी होती है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। दैट मीन्स आप लास्ट 30 ईयर्स का डाटा ऐड करोगे और उसको 30 से उसका मीन निकालोगे बेसिकली, ठीक है। आप इसी तरीके मंथ का भी निकाल सकते हैं। अब मंथ का कैसे करोगे? मान लीजिए आपने मई का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? टोटल मई में कितनी प्रेसिपिटेशन हुई 2022 में, प्लस 2021 टोटल मई में कितनी प्रेसिपिटेशन हुई, इसी तरीके से आप 30 ईयर्स का मीन निकाल लोगे। सिमिलरली आप एक साल का भी निकाल सकते हो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। अगर आपको बोले कि 2022 टोटल का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या है, तो आप टोटल 2022 का देखोगे कि सारे मंथ में कितनी टोटल ऐड होके मेरी बारिश हुई, उसी तरीके से 2021 में टोटल मेरी कितनी बारिश ऐड हुई। तो इस तरीके से आप लास्ट 30 ईयर्स का डेटा लोगे और उसको 30 से डिवाइड कर दोगे। तो बेसिकली नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होती है आपकी? इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर, आप उसको एक ईयर की भी ले सकते हो, एक मंथ की भी ले सकते हो, एक पर्टिकुलर डे का भी ले सकते हो, एंड स्पेसिफिकली उसको 30 ईयर्स के लिए एवरेज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कम्स प्रिपरेशन ऑफ डेटा। अब देखिए, आपको रेन गेजेस आपको पता चल गए कि एक स्टेशन पे कितने लेने हैं। अब उस रेन गेजेस से जो डाटा आएगा वो कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं या कैसे उसको एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग उस रेनफॉल डाटा, जो भी हमारे रेन गेजेस से डाटा आएगा, उसको यूज़ करने से पहले हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जो भी मेरा डाटा हो, एक तो वो कंसिस्टेंट हो और दूसरा वो कंटिन्यूस हो। दो चीज़ें आपको अपने डाटा, आप हमेशा ऐसा डाटा यूज़ करोगे जो कि कंटिन्यूस हो और वो कंसिस्टेंट भी हो। नाउ कंसिस्टेंट मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, इस एरिया में जंगल ही जंगल होते थे, ठीक है। अब पिछले 2 सालों से यहाँ जंगल हटके यहाँ पे घर बन गए हैं, ठीक है। तो जो पहले रेन गेजेस आपको रेनफॉल देते थे और जो अब रेन गेजेस आपको रेनफॉल देंगे, वो दोनों बहुत अलग होंगे, क्योंकि इस जगह का लैंड एरिया ही बहुत फ़र्क पड़ गया है, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं इस एरिया में। तो इसलिए आप वो जंगल वाला डाटा अब यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये जो मेरा डाटा है रेन गेजेस का पिछले 30 सालों का, वो कंसिस्टेंट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं करूँ कि 2 साल से अगर घर बन गए, तो 2 साल से पहले जो जंगल वाला डाटा था वो मेरा सही नहीं है कैलकुलेशंस करने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि ये मेरा डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कि मान लीजिए आपके पास 5 रेन गेजेस हैं, ठीक है। इनमें से 4 रेन गेजेस का तो आपके पास सारा डाटा है, पर ये जो 5वां रेन गेज है इसका डाटा इस साल का नहीं है आपके पास। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए ये जो रेन गेज है वो ख़राब हो गया, उसमें टेक्निकल एरर हो गया, या गलत रीडिंग दे दी, या मतलब ये इसने रीडिंग ही नहीं दी, तो वो आपका जो रेन गेज है उसकी आपके पास एक्चुअल डाटा रीडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है। तो हम हमेशा अपने डाटास को कंटिन्यूस चाहिए हमें डाटा, और एक वो कंसिस्टेंट डाटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि अगर आपका कोई डाटा कंटिन्यूस नहीं है, मतलब अब अगर आपका मिसिंग रेनफॉल है, किसी एक रेन गेज से आपके पास डाटा नहीं आया, वो मिस हो गया है, तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका एक कैचमेंट एरिया है, एंड
इसमें बहुत सारे रेन गेजेस हैं, P1, P2, P3, P4, Pn तक काफ़ी सारे रेन गेजेस हैं। एंड स्पेसिफिकली एक Px रेनफॉल ऐसा रेन गेज है जिसकी मेरे पास इस साल का डाटा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस Px की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है तो हमें इसे कंटिन्यूस बनाना है, और कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझे Px, जिसका कि मेरे पास वैल्यू नहीं है रेन की, उसकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि N1, N2, Nx, Nn ये सारे हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, इन्हीं रेन गेजेस के एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब देखिए मेरे पास Px मतलब इस साल इस साल का इस रेन गेज का डाटा नहीं है, पर मेरे पास ऑब्वियसली इस रेन गेज का पिछले 30 सालों का डाटा ज़रूर होगा। तो मेरे पास नॉर्मल रेनफॉल तो है इस स्टेशन की, बट इस साल का डाटा नहीं है। ठीक है, अगर मैं पिछले साल से लेके 30 साल का डाटा देखूंगी तो वो मेरे पास है। तो ये है मेरे पास नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इन सब रेन गेजेस की। एंड P1, P2, P3, Px, Pn ये है इस साल का डाटा, इस साल की प्रेसिपिटेशन इन्हीं रेन गेजेस की। एंड Px ऐसी वैल्यू है जो मुझे निकालनी है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, दो तरीके से हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। केस नंबर 1, केस 1 है, अगर मेरी N1, N2 ये सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये Nx से 10% ऊपर या नीचे ही हैं। मतलब इफ़ ऑल वैल्यूज़ N1, N2, Nn ये फॉल्स विद इन रेंज ऑफ Nx प्लस माइनस 10% ऑफ Nx। मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये Nx से 10% ऊपर या नीचे के बीच में हैं, तो हम लोग Px की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn डिवाइडेड बाय n-1। मतलब मैंने क्या किया, ये सारे इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं रेन गेजेस उनको ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय जितने भी रेन उनका n-1, जितने का सम किया उतने की वैल्यू। तो हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक मीन से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अरिथमेटिक मीन मेथड भी बोलते हैं। सो दिस मेथड इज अरिथमेटिक मीन मेथड। नाउ सेकेंड केस मेरा ऑब्वियसली आ जाता है कि अगर मेरा ये जो N1, N2 ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं ये Nx के 10% के बीच में नहीं आती। इनमें से एक भी वैल्यू अगर मेरी Nx से 10% के बीच में रेंज में नहीं फॉल करती, इन दैट केस Nn दे डोंट फॉल इन Nx plus minus 10% of Nx, then we go for normal ratio method। and normal ratio method मेरा बोलता है कि अगर आपको Px की वैल्यू निकालनी है तो आपको वो इस मेथड से निकाल सकते हो, P1 upon N1 plus P2 upon N2 plus up to and so on Pn upon Nn, where m जो है वो मेरा होगा n-1, राइट। जितने भी मेरे स्टेशंस मैंने ये ऊपर लिए हैं, क्योंकि वो एक तो मेरा पता ही नहीं, Px की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं ना, तो उसको मैं छोड़ के बाकी सारे कितने स्टेशन बने n-1, तो ये मेरी वैल्यू रहेगी। इस मेथड से मैं Px की वैल्यू निकाल सकती हूँ। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन से समझने की क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, The annual rainfall of station A, B, C and D in a catchment is 80 mm, 91 mm, 85 mm and 87 mm. In the year 2007, the station D was inoperative and ABC recorded annual rainfall of 91.11, 72.23 and 79.89 mm. Estimate missing rainfall.
तो अब ये आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस का एक क्वेश्चन है, मिसिंग रेनफॉल है जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें दोनों केसेस में से चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस में आता है। तो हम जो मेरा इसमें से कौन सा मिसिंग रेनफॉल है, डी। तो हम देखेंगे कि ये जो 80, 91 और 85 mm के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है ये 87 के ±10% के अंदर आते हैं या नहीं। तो पहले देखते हैं कि 87 का जो मेरी डी की नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है 87 mm, ठीक है। तो मैं चेक करूँगी कि इसका ±10% वैल्यू कितनी होएगी। तो अगर मैं इसमें +10% करती हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 87 + 10% ऑफ 87, ये आपकी वैल्यू आएगी 87 + 8.7, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 95.7। और अगर मैं 87 - 10% ऑफ 87 करूँगी, ये आएगा 87 - 8.7, ये वैल्यू आएगी आपकी 78.3। तो आप देखिए आपकी वैल्यूज है 80, 91 और 85, ये तीनों इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, ठीक है। 80 भी इन दोनों के बीच में आता है, 91 भी इन दोनों के बीच में आता है और 85 भी इन दोनों के बीच में आता है। तो हम इसमें सिंपल अरिथमेटिक मीन मेथड यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन मेथड कैसे यूज करेंगे, वी विल ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्टेशंस। तो मेरा Px जो मुझे प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करनी है दैट वुड बी इक्वल टू 91.11 + 72.23 + 79.89/3। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका, ध्यान रखिए आपको 4 नहीं लिखना, बट जितनी आपकी एंट्रीज ऊपर होंगी उतनी ही वैल्यू नीचे आएगी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मिसिंग रेनफॉल एट स्टेशन डी। ये वाली हमें रेनफॉल निकालनी है। नॉर्मल हमें 4 रेन गेजेस स्टेशन पे दे रखी हैं और एक्चुअल मुझे 3 पे दे रखी है और 4th पे मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अगेन पहले तो हम केस चेक करेंगे कौन सा है। तो 830 हम चेक करेंगे क्योंकि इसका नॉर्मल हमें इसी की एक्चुअल कैलकुलेट करनी है। तो 830 का ±10% कैलकुलेट करेंगे। 830 का 10% जब उसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 913 और 830 का आप -10% करोगे आप, तो दिस वुड बी 830 - 83, ये आ जाएगा 7, 4 एंड 747। नो 747 और अब चेक करिए क्या मेरा जो नॉर्मल 1125 है ये इन दोनों के बीच में आता है, नहीं। तो हमें पता चल गया ये केस सेकंड है, नॉर्मल रेशियो मेथड से कैलकुलेट होगी। अब नॉर्मल रेशियो मेथड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है जो कि होता है ये वाला फॉर्मूला, तो इसी में हम पुट करते हैं। Px है हमें जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू, और Nx इसी का नॉर्मल वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 830 इज इक्वल्स टू, नाउ M मैंने बताया था नंबर ऑफ स्टेशन -1, 4 स्टेशन है तो 4 - 1 इज 3। नाउ P1/N1 दैट मीन्स ये वाला PA/NA आएगा। PA है आपका 875 और नॉर्मल है आपका 1125। सिमिलरली P2 इज 1021 डिवाइडेड बाय 910 प्लस आपका आ जाएगा 915/765। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी Px की वैल्यू आपके पास इजीली होती है। तो इस तरीके से आप अपनी टोटल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो एंड इस तरीके से आपके पास Px की वैल्यू निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अब किसी स्टेशन की कंसिस्टेंसी कैसे खराब हो सकती है। लेट्स सपोज आपका जो कैचमेंट में ये रेन गेज है, इसको आप पहले 10 साल तो यहाँ था, उसके बाद आप इसको उठा के कहीं और ले गए, मतलब चेंज ऑफ द रेन गेज स्टेशन। या फिर इसके आसपास पहले तो जंगल था, अब वहाँ पे घर बन गए, इसके नेबरहुड का चेंज होना। या फिर
यहाँ पे कोई अक्रेंस हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड हो गया हो या फायर लग गई हो, तो भी इसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना। या फिर इसमें कोई एरर आ गया हो एंड अब वो एरर कंटिन्यूअसली चलता जा रहा हो, तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है। एंड कंसिस्टेंसी के लिए आपको जो पीछे के स्टेशंस हैं, मतलब जो कंसिस्टेंसी चेंज होने से पहले वाले स्टेशन हैं, उनको अब के तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस स्टेशन पे पहले यहाँ पे जंगल था, पर अब यहाँ पे घर आ गए हैं, मतलब अर्बनाइजेशन हो गई है। तो पहले मान लो 10 साल में तो बारिश का जो डेटा था वो उस हिसाब से था कि यहाँ पे जंगल है, पर अब के जो बाद में 20 ईयर्स का डाटा है उसमें आपका ये उस हिसाब से है कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गई है। तो मुझे इसी डेटा को यूज़ करने के लिए मुझे इस डेटा को भी इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ताकि ये अर्बनाइजेशन को ही शो करे। तो मैं इस डेटा को चेंज करूँगी ताकि ये सारा डेटा एक जैसे रिप्रेजेंट करे, राइट। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ डबल मास कर्व टेक्निक। चलिए देखते हैं ये डबल मास कर्व टेक्निक कैसे यूज़ की जाती है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। अब डबल मास कर्व टेक्निक में हम लोग कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कैचमेंट एरिया है और इसमें ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेशन है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी का हमें डाउट है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ठीक करनी है। और मान लीजिए ये कुछ इसके आसपास के नेबरिंग स्टेशंस हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा मोटिव है कि मैं इस स्टेशन की जिसमें कि प्रॉब्लम आ रही है उसका रिकॉर्ड है वो पिछला ठीक करूं, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए। तो इस केस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये प्रॉब्लमेटिक स्टेशन है इसका फॉर द लास्ट कुछ ईयर्स का डाटा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 साल का मैंने डाटा उठाया, 10 ईयर्स का x1 का, तो इसका हम क्यूमुलेटिव लेंगे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट ईयर। मतलब मान लीजिए ये आपका 2022 का कुछ डाटा है x1, 2021 का है y1, 2020 का है z1। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका क्यूमुलेटिव लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट ईयर। तो मैं इसका जब क्यूमुलेटिव लूँगी तो होएगा x1, ये 2021 का होएगा x1 प्लस y1 और इसका होएगा x1 प्लस y1 प्लस z1। सिमिलरली जो ये जो स्टेशंस हैं इनका भी हम एवरेज लेंगे फॉर ईच ईयर। मतलब ये 2022 का ही ये जो साथ में जितने भी नेबरिंग स्टेशंस हैं इनका एवरेज लिया जाएगा, राइट। एवरेज ऑफ ऑल दीज स्टेशंस 2022 का डाटा मान लीजिए वो आपका आता है x2। सिमिलरली 2021 का एवरेज ऑफ ऑल दीज स्टेशंस मान लीजिए वो आती है वैल्यू y2। एंड सिमिलरली एवरेज ऑफ ऑल दीज स्टेशंस मान लीजिए वो डाटा आपका आता है 2020 का z2। तो इनका भी हम क्यूमुलेटिव लेंगे एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू x2 प्लस y2 और x2 प्लस y2 प्लस z2। जब हमारे पास ये सारा डाटा आ गया तो हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है एक ग्राफ पे। तो बेसिकली आपके ग्राफ पे ये प्लॉट होगा जिसमें ये जो मेरा सिर्फ प्रॉब्लमेटिक स्टेशन का डाटा है क्यूमुलेटिव वाला वो आएगा इसमें। तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ स्टेशन x। तो x का आपका डाटा यहाँ आएगा, x है आपका प्रॉब्लमेटिक स्टेशन, और क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ नेबरिंग स्टेशंस वो आपका सारा डाटा प्लॉट होगा इसके ऊपर, राइट। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे इस पूरे डाटा को, ध्यान रखना जो मेरे स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग ईयर होगा 2022, मतलब सबसे रीसेंट वाला ईयर सबसे पहले प्लॉट करेंगे और सबसे पीछे वाला पास्ट वाला ईयर सबसे लास्ट में प्लॉट करेंगे। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे काफ़ी सारे वैल्यूज़ को तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जो चेंज ऑफ स्लोप है दिस पॉइंट
ये मेरा पॉइंट बताएगा कि यहाँ मेरी कंसिस्टेंसी में कहाँ प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो इस केस में मतलब इसके बाद वाले जो भी ईयर्स हैं वो सारे मेरे प्रॉब्लमेटिक हैं, इनको मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो इनको अब ठीक करोगे तो ये कैसे बनने चाहिए, इस तरीके से। तो इनको इस तरीके से हमें बनाना है, मतलब सारे आपके जो भी वैल्यूज़ आएंगे अब इसके ऊपर आएंगे अगर वो कंसिस्टेंट डाटा बनेगा तो, अदरवाइज ये मेरा इनकंसिस्टेंट डाटा दिखा रहा है। राइट, अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये आपका कुछ ईयर था 2021, तो मतलब 2021 के बाद जो भी डाटा है वो आपका इनकंसिस्टेंट है, उसको कंसिस्टेंट बनाना है। तो मतलब मेरा वो स्लोप जो इनका क्यूमुलेटिव का स्लोप था वो ऐसे होना चाहिए था। अब कंसिस्टेंट बनाने के लिए कैसे बनाना है, नाउ लेट्स सी। अब हमारी वैल्यूज़ है मान लीजिए 2020, इसका मतलब ये हुआ कि 2021 के बाद की डाटा मुझे ठीक करना है। अब 2021 का बाद का कितना डाटा है, 2020 का डाटा है। 2020 का Z1 डाटा एक्स स्टेशन का 2020 का डाटा दैट इज Z1, ये मुझे ठीक करना है। अब ये ठीक कैसे करेंगे, बाय अ करेक्शन फैक्टर। और वो करेक्शन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों, मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज C एंड इसी पॉइंट पे अगर ये देखोगे तो इसी पॉइंट पे दिस डिस्टेंस इज S, राइट। तो मेरा Z1 की करेक्ट वैल्यू होगी करेक्शन फैक्टर, करेक्शन आपको फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Z1 से, दैट इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय S। तो C को S से जब डिवाइड किया तो ये आपका करेक्शन फैक्टर है, और मेरी Z1 की करेक्ट वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू करेक्ट वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू C बाय S। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ क्या है। कैचमेंट एरिया में अगर आपका कोई पॉइंट है, कोई स्टेशन है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है, और ये बाकी के सारे स्टेशंस मान लीजिए कंसिस्टेंट हैं, तो कैसे हम इस पॉइंट की, इस एक्स पॉइंट की कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रॉब्लमेटिक स्टेशन का पिछले कुछ ईयर्स का हमें क्यूमुलेटिव डाटा निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम द रीसेंट वन। सिमिलरली इन सब का एवरेज लेना है, अगेन क्यूमुलेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द रीसेंट ईयर। ठीक है, उन दोनों को हमें प्लॉट करना है सच दैट जो मेरा प्रॉब्लमेटिक स्टेशन है उसकी वैल्यूज़ मेरी इस वाई एक्सिस पे आए, और जो मेरी क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ नेबरिंग स्टेशंस का क्यूमुलेटिव डाटा है वो जो मेरा उस पर प्लॉट होगा। जब आप इन दोनों को प्लॉट करोगे क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ को, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक स्लोप का चेंज होना, मतलब यहाँ से आपकी इसके बाद के सारे ईयर्स हैं वो आपको चेंज करने हैं। ये प्रॉब्लमेटिक, ये गलत वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। अब इनको चेंज करने के लिए आपको करेक्शन फैक्टर से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्शन वैल्यू फैक्टर क्या बनेगा आपका, C डिवाइडेड बाय S। अब C डिवाइडेड बाय S को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू है मान लीजिए 2021 ईयर की, तो इसके पहले के जितने भी साल होंगे, मतलब 2021 से कम साल, 2020, 2019, 2018, वो सारे ईयर्स के डाटा को आपको C बाय S से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में सिर्फ एक ही साल है 2021, दैट इज़ 2020। तो जो X स्टेशन है उसका जो 2020 का डाटा है दैट इज़ Z1, उसको मैं C बाय S से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी करेक्ट वैल्यू होगी फॉर द ईयर 2020। चलिए इसको अब हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन बिफोर यू, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। द एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन X and average annual rainfall at 10 surrounding stations is given in the table below। तो हमारे पास कुछ डेटा है। Explain how the consistency of record at station X can be verified and how to determine the year in which a change in regime has occurred। तो इसमें आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको अराउंड 10 सालों का एक डेटा दे रखा है। ये आई गेस यू कैन सी इट, ये 10 सालों का, आपका 10 या 11 सालों का डाटा आपके पास दिया हुआ है। एंड आपके पास ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेशन जो है X, उसका हर साल का डाटा दे रखा है। एंड आपके पास 10 स्टेशन, उसके आसपास जो 10 स्टेशन हैं उनका भी
एवरेज दे रखा है, ये उन 10 स्टेशनों का एवरेज है फ्रॉम द ईयर 1954 टू 1964। ठीक है, अब हमें बताना है कि कंसिस्टेंसी इसमें कब ब्रेक हुई और हम उसको करेक्ट करके क्या वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टेबल का क्यूमुलेटिव बनाओ, जैसे अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्यूमुलेटिव x, तो x का क्यूमुलेटिव, तो जब भी आप क्यूमुलेटिव x बनाओ तो ध्यान रखना सबसे यहाँ पे जो ईयर होगा वो रीसेंट वाला होना चाहिए, उसके बाद वो कम होने चाहिए साल। ये बहुत ज़रूरी है, लोग यहाँ बच्चे हम बहुत गलती करते हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना ये रीसेंट ईयर होता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव जब मैं लूँगी x का तो सबसे पहले तो 22.3, नाउ इसमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू 6939.6। नाउ आई विल ऐड दिस वन, अब ये ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखा यहाँ पे, नाउ ये दोनों ऐड किए तो यहाँ पे लिखा, अब ये दोनों ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, दिस कम्स इक्वल टू 67.8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये आपकी वैल्यू बनी 6989.6। अगेन मैं इन दोनों को ऐड करूँगी 24.6 और इसको, तो इस तरीके से आप पूरा यहाँ डाटा अपना फिल कर लेंगे। सिमिलरली आप जो 10 स्टेशन एवरेज है इनका भी क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव 10 स्टेशन एवरेज, तो इसकी वैल्यू कितनी आई। सो यहाँ पे तो फर्स्ट में वही लिखूँगी, नेक्स्ट दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 959.4। नाउ दिस प्लस दिस या 792.7। इसी तरीके से आप ये सारी डाटा यहाँ की वैल्यू ऐड करोगे। तो जब मैंने ये कंप्लीट किया अपना डाटा तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, मतलब मैंने यही कंप्लीट कर दिया, क्यूमुलेटिव कर दिया। अब हम इस डाटा को प्लॉट करेंगे ऑन अ पेपर। मान लीजिए ये दिस इज़ योर प्लॉटिंग शीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट 1964 का डाटा प्लॉट करूँगी। ठीक है, तो मान लीजिए तो फर्स्ट इज़ 1964 का डाटा आपका यहाँ पे आया, नेक्स्ट डाटा आपका यहाँ पे आया। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको ये प्लॉटिंग ग्राफ, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसका, और मान लीजिए ये जो पॉइंट है दिस इज़ फॉर द ईयर 1960। ठीक है, तो इसका मतलब 1960 से पहले का सारा डाटा, दैट इज़ 1964, 1963, 1962, 1961, ये सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो 1960 के बाद की है। मतलब जो ये मेरा ग्राफ था इसमें अगर 1960 देखो 24.6, तो ये सारे जो डाटा है ये इतना, ये सारा डाटा ओके है। जो मेरी प्रॉब्लम आएगी वो है इन डाटा में। ठीक है, अब इनको हमें करेक्ट करना है। इनको करेक्ट कैसे करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे, ठीक है, इसको आप फर्दर आगे मूव करिए। ठीक है, तो एक किसी भी एक पॉइंट पे आप ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए एंड इसी को अगर एक्सटेंड करिए तो ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, मेजर कर लीजिए विद हेल्प ऑफ स्केल। ये मान लीजिए आपका C की वैल्यू आती है और ये वैल्यू आपकी आती है S, तो करेक्शन फैक्टर आपका होगा, करेक्शन फैक्टर आपका हो जाएगा C/S। अब इस वैल्यू को आपको ये जो प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज़ आती हैं आ रही हैं आपकी, ये वाली, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसके साथ भी मैं C/S मल्टीप्लाई करूँगी, इसके साथ भी C/S, इसके साथ भी C/S, जो भी वैल्यू आ रही है आपकी वो मल्टीप्लाई करूँगी एंड जो करेक्ट वैल्यू होंगी वो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी, तो आपके पास पूरा करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये वाली भी करेक्ट है और ये वाली भी करेक्ट आ जाएंगी, तो आपके पास x का पूरा डाटा आ जाएगा जो कि कंसिस्टेंट है। सो दिस इज़ हाउ वी टेक आर कंसिस्टेंट वैल्यूज़ बाय द यूज़ ऑफ डबल मास कर्व टेक्निक। अब डबल मास क्यों कहते हैं,
नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल मास इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस कर्व, जो ये कर्व प्लॉट हो रहा है, इसमें दोनों में रेनफॉल ही है। इसमें भी आपका रेनफॉल प्लॉट होगी, वो होगी एवरेज, जो मेरे नेबरिंग स्टेशन हैं उनके एवरेज का क्यूमुलेटिव। इधर भी मेरा जो प्रॉब्लमेटिक स्टेशन है उसका क्यूमुलेटिव प्लॉट होगा। तो दोनों तरफ क्योंकि मेरी रेनफॉल की वैल्यूज़ है, इसलिए हम बोलते हैं डबल मास, ठीक है। और ये कर्व है तो डबल मास कर्व टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आता है वो दैट इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट। नाउ लेट्स सपोज ये आपकी कैचमेंट है, तो आपके पास है क्या, आपके पास यहाँ की रेनफॉल है थ्रू रेन गेज, यहाँ की रेनफॉल है थ्रू रेन गेज, यहाँ की रेनफॉल पता है, यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ की है। पर अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे कैचमेंट में कितनी बारिश हुई तो आप क्या बताओगे? इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हम इस पूरे कैचमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एवरेज इस कैचमेंट की क्या बारिश हुई थ्रू द यूज़ ऑफ दीज रेन गेज वैल्यूज़ जो हमने मेजर की है रेन गेज से, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है आपका अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड, तो अरिथमेटिक मीन मेथड आप लोगों को क्लियर हो ही रहा है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरी वैल्यू है एवरेज, वो इन सब का मीन है। फॉर एग्जांपल ये 1 स्टेशन है, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो अरिथमेटिक मीन में हम एवरेज क्या बोलेंगे, उसमें वैल्यू है 1, 2, P3 अप टू एंड सो ऑन P6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मीन से आपको समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है, सारे स्टेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी एवरेज डेप्थ ऑफ द प्रेसिपिटेशन ओवर दिस कैचमेंट एरिया। ना इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस कैचमेंट के बाहर मान लीजिए यहाँ एक 7th नंबर आपका या 7th और 8th नंबर आपका रेन गेजेस होते, वो कैचमेंट एरिया के बाहर थे, तो हम उनको इसमें ऐड नहीं करेंगे। नंबर 1 जो आपको ध्यान रखने वाली है, कैचमेंट के बाहर कोई भी रेन गेज हो उसको आप इसमें यूज़ नहीं करोगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो मेरा मेथड है ये बहुत कम एक्यूरेट है, दिस इज़ द लीस्ट एक्यूरेट। ये तभी फ़ायदेमंद है जब मेरी इस पूरे एरिया में जो रेनफॉल है वो होमोजीनियस हो एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो कि नॉर्मली मेरा केस नहीं होता। सो दिस इज़ द लीस्ट एक्यूरेट मेथड। बट वन थिंग विच इज़ गुड इज़ कि ये जो मेथड है इट इज़ क्विक, बहुत जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें वैल्यू, एंड ये काफ़ी ईजी भी है। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट मेथड इज़ थीसन्स पॉलीगॉन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम इस मेथड से अपना एवरेज जो रेनफॉल है ओवर कैचमेंट एरिया वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स सपोज दिस इज़ योर कैचमेंट एरिया एंड इसमें मेरे पास कुछ रेन गेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है P1, ये है P2, P3 मेरा बाहर है कैचमेंट एरिया से, दिस इज़ P4, दिस इज़ P5 एंड P6 भी मेरा बाहर है कैचमेंट एरिया से। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इन सब कैचमेंट एरियाज़ को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट किया। तो मान लीजिए कि आपने इनको कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली मैं P1 और P5 को भी कनेक्ट करूँगी, P2 और P4 को भी कनेक्ट करूँगी, और मैं यहाँ P2 और P5 को भी कनेक्ट करूँगी। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं सारे स्टेशन। अब इन स्टेशंस के जो ये कनेक्टिंग लाइंस हैं इनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। सिमिलरली सबके बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। नाउ इनको कनेक्ट करेंगे हम बाइसेक्टर्स को। जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो ये कुछ, मतलब ये मैं बहुत रफ बना रही हूँ, आपको ये परपेंडिकुलर प्रॉपरली जब बनाओगे
तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, आप इनको आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉलीगॉन आपके पास बना है, ये सारा पॉलीगॉन आपका P5 के अंडर है, ठीक है। ये सारा पॉलीगॉन आपका P5 के अंडर है। ये जो छोटा सा एरिया बना है ये आपका है P6 के अंडर। ये जो पॉलीगॉन बना है ये P1 के अंडर है। ये जो पॉलीगॉन बना है ये P2 के अंडर है। ये जो छोटा सा एरिया बना है ये P3 के अंडर है। और ये जो एरिया है ये है P4 के अंडर। नाउ थीसन पॉलीगॉन का हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इन दिस केस PM इज इक्वल्स टू, दैट इज मेरा जो एवरेज वैल्यू ऑफ डेप्थ है, रेनफॉल डेप्थ है, वो आप कैलकुलेट करोगे समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to K P1 PI AI अपॉन समेशन ऑफ AI, ठीक है। नाउ इन दिस केस मैं क्या करूँगी, दिस इज इक्वल्स टू P1 इंटू, मान लो ये एरिया 1 है तो P1 इंटू A1 प्लस ये P2 इंटू, मान लीजिए ये एरिया A2 है, A2। इसी तरीके से सबके एरिया P3 इंटू A3, P4 इंटू A4, P5 इंटू A5 एंड P6 इंटू A6, सिर्फ इतना एरिया। दिस विल कैलकुलेट एंड आई डिवाइड इट बाय दिस कंप्लीट एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो एरिया के साथ डिवाइड करेंगे। दिस गिव्स मी द एवरेज ओवर दिस कंप्लीट एरिया। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि इस मेथड में हम लोग इन्फ्लुएंस एरिया निकालते हैं। नाउ दिस जो भी हमने एरियाज निकाले, मतलब P1 का ये इन्फ्लुएंस एरिया है, P2 का इन्फ्लुएंस कहाँ है, इस एरिया में। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज़ अच्छी बात इस मेथड में ये है, वो ये कि एक बार हमने ये पॉलीगॉन बना लिए, उसके बाद हमें बार बार ये पॉलीगॉन्स बनाने की ज़रूरत नहीं, जब तक कोई न्यू स्टेशन ना ऐड हो या कोई डिलीट ना हो रेन गेज स्टेशन। जब भी बारिश आए तो आपको इन वैल्यूज़ को इनके रिस्पेक्टेबल जो भी इनका इन्फ्लुएंस एरिया है उससे मल्टीप्लाई करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट भी है, सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेनफॉल की होती है तो हम वो भी पता चल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें जो कैचमेंट एरिया के बाहर रेन गेजेस हैं, दैट मीन्स P6 और P3, उनका भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इस मेथड में आपका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस मेथड से आपका जो लोकेशन का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल कोई एरिया है प्लेन या कोई एरिया है हिली, तो उसमें जो टोपोग्राफिक डिफरेंसेस आते हैं वो इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं तो अरिथमेटिक मीन से ये बहुत बेटर मेथड है, बट स्टिल इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट मेथड में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो योर नेक्स्ट मेथड इज आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं योर एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कैचमेंट एरिया है, राइट, एंड इस केस में हम लोग आइसोहाइट्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज आइसोहाइट्स? योर आइसोहाइट्स आर द लाइन्स विच रिप्रेजेंट सेम रेनफॉल डेप्थ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेन गेज था और यहाँ पे रेन गेज था, इन दोनों की वैल्यू प्रेसिपिटेशन की सेम रिकॉर्ड हुई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन पे, इनको जब ऐसे एक यहाँ पे भी था तो हम बोलेंगे कि इस पूरी लाइन पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी रेन गेज की, वो उनका मान लो सेम प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है, मान लीजिए P1। सिमिलरली इस तरीके से आपकी ये लाइन ड्रॉ हुई, दिस इज़ P2, इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पे जो भी रेन गेज आप डालोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। सिमिलरली एक यहाँ पे भी मान लीजिए ये है P3, एक यहाँ पे मान लीजिए ये है P4, मान लीजिए यहाँ पे है P5 और मान लीजिए यहाँ है P6, ठीक है। नाउ दिस एरिया मान लीजिए दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4, दिस इज़ A5।
ठीक है। तो ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये क्या है आपकी आइसोहाइट्स हैं, और हमने पूरे कैचमेंट में आइसोहाइट्स कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हमें अगर मीन रेनफॉल निकालनी है दैट इज़ PM, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस एरिया में अगर आप एवरेज रेनफॉल बोलोगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसके सेंटर पे आपकी रेनफॉल होगी P1 + P3 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूँगी तो P1 + P3 बाय 2, यहाँ पे सेंटर में यही रेनफॉल का आपकी आइसोहाइट बनेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A1। तो फर्स्ट इज P1 + P3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय A1, ठीक है। सेकेंड इज P1 + P2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा उसका आइसोहाइट, मल्टीप्लाई बाय एरिया है A2, तो प्लस P1 + P2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय A2। इसी तरीके से आप सारी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्लस P2 + P4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय E3, प्लस इन दोनों का बीच में P4 + P5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय A4, प्लस P5 + P6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय A5। इस टोटल को हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से, ये आपका दे देगा एवरेज ऑफ रेनफॉल बाय आइसोहाइड्रल मेथड। नाउ दिस मेथड इज़ फेयरली एक्यूरेट, इसमें काफ़ी सही रिजल्ट्स आते हैं आपके, एंड वी वुड प्रेफर दिस वन। इसमें आपकी अगर कोई लोकेशन डिफरेंस है, आपकी एलिवेशन डिफरेंस है, वो भी अकाउंट फॉर हो जाती है। एंड इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको जब भी नई रेनफॉल होएगी तो आपको हर बार न्यू आइसोहाइट्स बनाने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द मीन। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो कि थीसन में मैंने बोला था कि आपको एक बार बस ये थीसन पॉलीगॉन्स बनाने हैं, उसके बाद बारिश अगर चेंज भी होती है आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस केस में आपको जैसे जैसे बारिश आपकी हर बार अलग अलग बारिश होएगी तो आपको ये आइसोहाइट्स फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर कैचमेंट एरिया 100 km², ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इन मीटर क्यूब। और मेरे पास स्टेशन नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4, उनकी रेनफॉल डेप्थ क्या है हर एक स्टेशन पे, क्या क्या थीसन पॉलीगॉन एरिया है अकॉर्डिंग टू ईच रेनफॉल स्टेशन नंबर, एंड वो इनसाइड द कैचमेंट एरिया है या फिर आउटसाइड द कैचमेंट एरिया है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी वाया द मेथड अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, PM दैट इज एवरेज डेप्थ इज इक्वल्स टू P1 + P2 + P3 + P4 जितने भी स्टेशन होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस। अब इसमें मैंने बोला था आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, सिर्फ वही स्टेशंस काउंट होंगे जो कि मेरे कैचमेंट एरिया के अंदर हैं, मतलब सिर्फ ये तीनों स्टेशंस काउंट होंगे। तो इन 3 स्टेशंस का रेनफॉल डाटा का मैं मीन कैलकुलेट करूँगी। सो इट वुड बी इक्वल्स टू 28 + 19 + 26, 30 हम नहीं लेंगे क्योंकि आउटसाइड है, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्टेशंस दैट इज़ 3। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 24.333 mm। नाउ हमें वॉल्यूम भी निकालने को बोला है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेप्थ इंटू एरिया। एरिया हमें दिया हुआ है 100 km², तो मेरा ये वैल्यू आएगी, डेप्थ है 24.333 इंटू, नाउ दिस इज़ इन mm, सो हमें बोला हुआ है कि हमें मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है, तो आई विल डू इट डिवाइडेड बाय 1000 एंड आई विल मल्टीप्लाई इट विद एरिया दैट इज़ इन 100 km²। अब इसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगी तो आई विल मल्टीप्लाई विद 10⁶। सो दिस कम्स इक्वल्स टू 24,333,00 मीटर क्यूब। नाउ अब इसी को ही आई विल कैलकुलेट इट विथ थीसन पॉलीगॉन मेथड। सो थीसन पॉलीगॉन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब थीसन पॉलीगॉन मेथड में क्या होता है, इसमें वील डू इट बाय PM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ PA डिवाइड बाय समेशन ऑफ A। ठीक है, तो इसका मतलब PA मतलब P1 इंटू A1 दैट इज 28 इंटू 36.1, सो आई विल डू इट 28 इंटू 36.1 प्लस 19 इंटू 42.3 प्लस 26 इंटू 19.6। अब इसमें आउटर वाले भी लेंगे
थीसन पॉलीगॉन मेथड में, तो प्लस 30 इंटू 6.6. सो आई विल राइट इट हेयर 28 इंटू 36.1 प्लस 19 इंटू 42.3 प्लस 26 इंटू 19.6 प्लस 30 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय, नाउ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. सो टोटल एरिया इसको हम टोटल करेंगे. सो आई विल राइट इट 36.1 प्लस 42.3 प्लस 19.6 प्लस 6.6. जब इसको कैलकुलेट करोगे आप टोटल, तो दिस विल कम इक्वल टू 2522.1 डिवाइडेड बाय 104.6, दैट इज इक्वल्स टू 24.11 mm. अगेन जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 24.11 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 to the power 6. दिस विल बी इक्वल्स टू 2411,000 meter cube. So these are the two arithmetic mean method and Thiessen polygon area method. Now the next question before you is, the isoheights for rainfall are given below. Determine average precipitation over the basin. तो ये आपको isoheights की वैल्यूज बता दी है और ये एरिया बता रखा है. मतलब कि अगर आपका ये कैचमेंट एरिया है तो यहाँ पे फर्स्ट है 70 to 80, मतलब दिस इज 70, दिस इज 80 और ये एरिया है 1600. सिमिलरली ये नेक्स्ट वाली है मेरी 90. सो 80 और 90 और इनके बीच का एरिया है 3000. तो इन द ऐसे ही सिमिलरली आप नेक्स्ट ऑन द सेम बेसिस आप इस तरीके से अपना आइसोहाइट्स बना दोगे इस कैचमेंट एरिया में. तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रेसिपिटेशन. इट वुड बी 70 plus 80 by 2 multiply the corresponding area, that is 1600. Similarly 80 plus 90 by 2 multiply by 1000, 3000 plus 90 plus 100 by 2 multiply by 2800 plus 100 plus 110 by 2 multiply by 1000 plus 110 plus 120 by 2 multiply by 900, 120 plus 130 by 2 into 700 and 130 plus 160 by 2 into 500 divided by whole area. So whole area is 1600 plus 3000 plus 500, right? So when you will calculate this whole, it will be equals to 1009500 divided by 10,500 would be the area. This is equals to 96.14 mm. So this is your average precipitation. So I hope isoheightal method is also clear with this example. So this was all for today, guys. In the next class, we'll come up with new topics. Thank you.